तो अपना अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है केमिकल्स के मोशन की स्टडी करना, यानी कि उसकी रेट की, उसकी वेलोसिटी की स्टडी करना। ठीक है। अब रेट ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शंस जो होती हैं, जैसे कि आयनिक रिएक्शन हो गई, या फिर रेट ऑफ वेरी स्लो रिएक्शंस जो होते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम जो है इंटरमीडिएट या फिर मॉडरेट रिएक्शंस जो होती हैं उनके रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया है, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब हमारे पास थ्योरेटिकली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गुल्वर और वेगे। इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया और ये वैलिड होता है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होकर ख़त्म हो जाती हैं उनके लिए होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये कहता है कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन रखना है ऐसे रिएक्शन का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन यानी कि उनकी मोलैरिटी और उनके जो कोफिशिएंट है उसकी पावर लगानी है इंडिविजुअल पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n1 और b की पावर n2। ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इक्वल टू का साइन जब लगाते हैं ऐसा हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के एफ होता है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के बी होता है, और के एफ अपॉन के बी जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है अगर आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है तब। ठीक है। और हमें ये बात याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की है। और कंसंट्रेशन रखते समय हमें याद रखना है कि वो मोलैरिटी में हो, और हमें ये भी याद रखना है कि उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो उनकी जो एक्टिव मास लिखा है हमने उसकी पावर में आए हों। अब जैसे कि हम साइड में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन हो रखी है, तो इसका हमने रेट लिखा है। तो इसका रेट लिखते टाइम अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम जो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। अब हम यहाँ पे रेट लिखते हैं तो रेट में क्या होगा कि हम इंडिविजुअल एक पार्टिकुलर किसी रिएक्टेंट पे को मद्देनज़र रखते हुए उसका रेट लिख रहे हैं कि वो कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, कितनी तेज़ी से बन रहा है। जो रिएक्टेंट है वो ख़त्म हो रहे हैं इसीलिए वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है, और जो प्रोडक्ट है वो बन रहे हैं इसीलिए वहाँ पॉजिटिव है। तो यही सेम रिएक्शन अगर यहाँ पे हम देखें कि N1A1 प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेट लिखा है 1/N1 ब्रैकेट में dA/dt इज इक्वल्स टू माइनस का 1/N2 dV/dt इज इक्वल्स टू, यानी कि सभी सेम रेट, सभी के बराबर रेट हैं। जिस रेट से ये जा रहे हैं उस रेट से वो बन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। ठीक है। और जो आपका ब्रैकेट लगा हुआ है ये एक्टिव मास है, यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी है। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव मास किसी भी सॉल्यूशन का है तो वो कंसंट्रेशन मोलैरिटी हो सकती है, लेकिन गैसियस फेज में अगर आपकी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है तो वहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर लेना है। इंटरमीडिएट कभी भी इंक्लूड नहीं करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन को। ठीक है। जैसे कि मान लो आपका A प्लस B से C बना और C प्लस D से E बना, तो C आपका इंटरमीडिएट है, तो एक मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। तो पहली बात तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है। ऐसे रिएक्शंस के जो रेट होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली पता चलते हैं कि रिएक्टेंट की किस पावर पे वो डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी वो तो हमने देख ली कि वहाँ पे हम नहीं ऐसे इंटरमीडिएट को पहली बात तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन में, और दूसरी बात कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस को देख के हम उनका रेट ऑफ रिएक्शन लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि रिएक्शंस जो होती हैं रिएक्टेंट, अगर उसमें कोई भी पार्टिकुलर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है, तो उसको भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि पानी, अब जैसे एस्टर में हमने खूब सारे एक्सेस में वाटर लिया है, ठीक है, तो उसने एसिड और एल्कोहल में से ब्रेक किया, तो यहाँ पे वाटर जो है उसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। तो मॉलिक्यूलैरिटी में क्या होगा कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि आपके कोलाइड हो रहे हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट, तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, इन्फिनिटी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। एंड डिफाइंड फॉर सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में हमें याद रखना है कि ये कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगी,
फ्रैक्शन में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, इन्फिनिटी नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही होगी। जैसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन अगर देखो तो Br2 ने 2Br बना दिया। बाई मोलिकुलर रिएक्शन देखोगे तो H2 + I2 ने 2HI बना दिया। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स, वो इसकी मॉलिकुलैरिटी होती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक अलग चीज़ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो भी आपकी रिएक्टेंट की जो कोफिशिएंट पे हमने पावर लगाई थी ना, वो किस रेट पे डिपेंड कर रहे हैं पार्टिकुलर रिएक्टेंट पे, उन पावर का जो ऐड है वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जैसे कि N1A + N2B गिव्स N3C। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा यहाँ पे कि K एक्टिव मास ऑफ A की पावर N1, एक्टिव मास ऑफ B की पावर N2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे है N1 + N2। अब यहाँ पे हमें ये बात समझनी होगी कि गुल्बर और वेगी के हिसाब से, एलिमेंट्री रिएक्शन के हिसाब से तो हम यहाँ पे आराम से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख के निकाल सकते हैं। बट एक्चुअल में क्योंकि सारी रिएक्शन एलिमेंट्री हों ये ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर इज़ एक्सपेरिमेंटल कैन बी। अब ऑर्डर हमारा एक्सपेरिमेंटल है तो ये आपका जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, इन्फिनिटी दोनों में से कोई भी नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इनिशियल रेट मेथड, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपका रेट को डबल करेंगे, 4 टाइम करेंगे, 8 टाइम करेंगे, और यहाँ पे हमें उस हिसाब से पता चल जाएगा। ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर कंसंट्रेशन को डबल करने पे वो डबल होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर उसको डबल करने पे वो 4 टाइम्स हो रहा है यानी कि सेकंड रिएक्शन है। ठीक है, अगर इसको डबल करने पे वो 8 टाइम्स हो रहा है यानी कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इसके अलावा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हम इसके अलावा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को देख के बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उसका जो आपकी यूनिट होगी वो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या होगी, 1/सेकेंड। तो आपकी जो मोल पर लीटर पर सेकेंड है ना, अब ये जीरो ऑर्डर के लिए है। ठीक है, अब आपको जैसे जैसे आगे बढ़ना है आप लीटर इंटू मोल का इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म मेथड के लिए। इसके लिए एक जनरल यूनिट भी बनाई है रेट कांस्टेंट की, वरना पर ये ज़्यादा याद रखने में आसान रहता है, वरना आपको याद रखनी है तो रख सकते हो कि मोल 1 - n, लीटर n-1, और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म मेथड, यहाँ पे क्या है, अब हम एक तो हमने पहला देखा कि एक्सपेरिमेंटल था, हमने कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट पे जो इफेक्ट पड़ रहा था उससे हमने देख लिया। दूसरा हमने यूनिट देख के पता किया। अब हमारे पास है कि रिएक्शन मैकेनिज्म मेथड। यहाँ पे क्या होगा कि राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन। सेकंड स्टेप है राइट रेट लॉ फॉर स्लोएस्ट स्टेप। फिर कंपेयर बोथ रेट लॉ, आइडेंटिफाई अनवांटेड सब्सटेंस, राइट के इक्विवेलेंट फॉर द फास्टेस्ट स्टेप एंड रिप्लेस द अनवांट। मैं इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक रेट लॉ लिखना है ओवरऑल रिएक्शन का, कि आपको किस किस रिएक्टेंट के टर्म में वो रेट लॉ चाहिए। फिर आपको मान लो 3 रिएक्शन दे रखी हैं, एक मेन रिएक्शन दे रखी है, तो आपने मेन रिएक्शन का लिख लिया। फिर इसके बाद आपको एक रेट लॉ लिखना है स्लोएस्ट स्टेप वाली रिएक्शन का। ठीक है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप वाली रिएक्शन का रेट लॉ लिखा आपने और जो मेन रिएक्शन का रेट लॉ लिखा, उसमें आपको कंपेयर करना है। जो दोनों रिएक्टेंट सेम है, जो सेम है उसको तो ठीक है, जो सेम नहीं है उसको अब हटाना पड़ेगा स्लोएस्ट वाली में से। तो उसको हटाने के लिए अब हम फास्टेस्ट रिएक्शन के लिए के इक्विवेलेंट लिखेंगे, मतलब फास्टेस्ट रिएक्शन लिखेंगे और उसका के इक्विवेलेंट लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। फिर हम उसमें से देखेंगे कि जो भी अनवांटेड था स्लोएस्ट वाली में, उसको हम के इक्विवेलेंट के टर्म में निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे और उसको स्लोएस्ट वाली में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा उस मेन रिएक्शन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा तरीका, जो कि है हाफ लाइफ मेथड। तो हमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 - n।
ए की पावर 1 माइनस एन, जहाँ पे ए क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन होता है हाफ लाइफ, ठीक है। और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जो भी आपका ऑर्डर है रिएक्शन का, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन कर दोगे तो वो हाफ लाइफ होगी। अब जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के, क्योंकि ए की पावर 1 माइनस जीरो करोगे तो ए ही आ जाएगा, ए की पावर 1। तो आपका हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन के साथ साथ बढ़ रही है। आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट की तो हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इज इक्वल्स टू ए की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 ए की पावर 0, यानी कि हमेशा आंसर 1 आ रहा है। यानी कि हाफ लाइफ यहाँ पे डिपेंड ही नहीं करेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। आप कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लो, उसकी स्पीड ऐसे बढ़ जाएगी कि हाफ लाइफ उतने ही टाइम में कवर होगी, यानी कि यहाँ पे हाफ लाइफ आपकी फिक्स होगी, इंडिपेंडेंट होगी ए के। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ रिएक्टेंट की किस तरह से डिपेंड करेगी, तो वो 1/a हो जाएगी, क्योंकि ए की पावर 1 माइनस 2 यानी कि ए की पावर -1 यानी कि 1/a। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। ये अगर आपको पता करना है तो आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखना है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, और एन है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के। हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन की पावर 1 के, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर है ना। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हुआ के, यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, और आपने कंसंट्रेशन की पावर लिखा 0, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने गलत बोला तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फिक्स वेलोसिटी से अगर कोई चीज़ चल रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका फिक्स है, वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू होगा के इनटू कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला के इज ए कांस्टेंट, अगेन सॉरी, के इज ए कांस्टेंट, एंड के जो है वो आपका होगा -dA/dt, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो के जो है वो आपका वेलोसिटी की तरह है, जो कि कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, और उसकी वैल्यू होगी -dA/dt, ठीक है। और ये -dA/dt क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ओके। तो ये बाहर वाला के ये ROR ही है, ठीक है। अंदर वाला के अलग है, बाहर वाला के अलग है। बाहर वाला ऊपर जो रिएक्शन है वो बस हमें ये दिखा रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, कंसंट्रेशन की पावर 0 है वहाँ पे, ठीक है। अब हमें ग्राफ देखते हैं, तो रेट जो है वो कंसंट्रेशन के साथ कांस्टेंट है, रेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, हमें पता है। और टाइम के साथ जो है आपकी रिएक्टेंट जो है वो कम होता जाएगा, प्रोडक्ट है आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और टी हाफ जो है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन के साथ कर्व कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, टी हाफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो टी हाफ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा यहाँ पे A/2K। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि अगर आपको एक कंसंट्रेशन टी की कोई कंसंट्रेशन चाहिए तो वो इज इक्वल्स टू A0 जो पहले से थी -KT। -KT क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में करते तो +KT होता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हाफ लाइफ का मतलब है कि ये आपका AT है वो A0/2 हो गया है, तो A0/2 हो गया है, तो इसको अब अगर आप बराबर के निशान से इधर ले जाओगे तो आपका हाफ लाइफ जो है वो निकल के आएगी A0/2 के, ठीक है। तो AT इज इक्वल्स टू आपका याद रखना है A0 - KT, यानी कि जब आप रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल के बारे में। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया हो गया मेटल सरफेस पे, है ना। इसके अलावा एंजाइम कैटेलाइज जितनी भी रिएक्शन होती हैं, और इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 ओवर हॉट प्लेटिनम, ठीक है। ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। फोटोकेमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन मेटल सरफेस, एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 ओवर हॉट PP, अमोनिया मेटल सरफेस पे, या फिर NO2 का हॉट PP हॉट प्लेटिनम पे, एंजाइम कैटेलाइज्ड और फोटो
फोटोकेमिकल वाली। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। तो रेट इज इक्वल्स टू के ए बराबर आ जाएगा, के यहाँ पे कांस्टेंट है। तो रेट इज इक्वल्स टू हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस डी ए बाई डी टी, जैसे वहाँ पे भी लिखा था। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला याद रखना है रेट का, तो याद रखना है कि रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए। अब यहाँ पे ए की पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे ए रह गया, वरना वहाँ पे तो ए की पावर 0 थी, वहाँ सिर्फ रेट के बराबर था, रेट कांस्टेंट आ गया था, वहाँ पे रेट इज इक्वल्स टू के था। अब हमें यहाँ पे रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे रेट इज इक्वल्स टू के ए के बराबर है। तो के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। ठीक है, अब ये कैसे आई इसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं लगता इसको डिस्कस करना चाहिए, वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें डायरेक्ट याद रख लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे log 80 का ग्राफ देखें टाइम के साथ, तो ये log 80 जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये वहाँ पे कंसंट्रेशन टाइम के साथ अगर ए था वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे log 80 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आप ये भी याद रख सकते हो कि log 80 इज इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस के टी। वहाँ ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी था, यहाँ दोनों तरफ कंसंट्रेशन पे ln और लग गया है, ln ए टी इज इक्वल्स टू ln ए नॉट माइनस के टी। तो एक आप ये याद रख लो, एक आप के की याद रख लो, एक आपको रेट इज इक्वल्स टू के ए याद रख लो। ठीक है, इसके अलावा आप इसी को log 80 को आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो, जब आप ln को हटाओगे तो 2.303 वाले टर्म में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा कुछ बनेगा, वहाँ से आपको अगर कुछ कंपेयर करना हो ग्राफ वगैरह तो आप वो कर सकते हो। हाफ लाइफ हमें पता है कि जब ए टी ए नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगी तब, तो यहाँ पे हाफ लाइफ फिक्स होती है जिसकी वैल्यू होती है 0.693 अपॉन के। हाफ लाइफ यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं हो रही है, हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओसवाल्ड डायलेशन मेथड के बारे में। तो यहाँ पे ओसवाल्ड डायलेशन मेथड में के इज इक्वल्स टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी की जगह पी नॉट अपॉन पी एफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के बारे में बात हो रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथेन हो गया, या फिर यानी कि हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ईथीन को ईथेन बना रहे हैं, ईथीन को ईथेन बना रहे हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन हो गया। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड हो गया, इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन N2O5 पेंटॉक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हो गया। इसके अलावा ऑल न्यूक्लियर डिके, सारे के सारे न्यूक्लियर डिके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुगरकेन, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डिकम्पोजिशन ऑफ थायनिल क्लोराइड। तो ज़्यादातर सारे डिकम्पोजिशन हमने यहीं पढ़े हैं, बस हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिकम्पोजिशन याद रखनी है कि वहाँ पे अगर अमोनिया का मेटल सरफेस पे और NO2 का प्लेटिनम के ऊपर, यानी कि दोनों तरफ मेटल भी आ रहा है, ये भी हो गया। वहाँ पे केंद्रन कैटलाइज्ड है, फोटोकेमिकल वाली है, बाकी सारी आपकी फर्स्ट ऑर्डर जैसी ही है। ठीक है, और NCERT में सेकंड ऑर्डर इतना डिटेल में दे भी नहीं रखा है ना। अब हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स यहाँ पे याद रखने होंगे, जो कि हैं कि जनरल एक्सप्रेशन अगर हमें किसी भी रिएक्शंस का चाहिए, चाहे एक्सेप्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे क्या लिखा है यार, तो ये आपका के का एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, हम सेकंड ऑर्डर, अब ये आपका फॉर्मूला है के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n-1 t ब्रैकेट में 1 अपॉन ए टी की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आता है, जनरल फॉर्मूला है। और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, कि जब आपकी 75% कंप्लीट होगी, इसका मतलब है ये आपके 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ का टाइम हो चुका है।
87.5 कंपोनेंट मतलब T3 टाइम्स ऑफ टी हो चुका है। 93% यानी कि 4 टाइम्स हो चुका है 93.75 में। 90% यानी कि 3.33 टाइम्स। 99% मतलब 6.66 टाइम्स। 99.9% यानी कि 9.99 टाइम्स ऑफ टी हाफ। एंड 99.99% अगर कंप्लीट हो गई है तो 13.33 टाइम्स ऑफ टी हाफ। अब अगर हमें पता करनी है कि अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर हो चुकी हैं तो कितनी अमाउंट बची होगी, तो ए टी जो बची होगी ए नॉट अपन 2^n, क्योंकि हर बार इनिशियल कंसेंट्रेशन की 2 टाइम्स हो रही है ना। तो अगर एन हाफ लाइफ होगी तो ए नॉट अपन 2^n, और सेम रेट पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन के। तो रेट टी टाइम पे क्या हो जाएगा, आर नॉट अपन 2^n। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशियल फॉर्म को। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि हमें पता है कि जो डी ए बाई डी टी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन की पावर 2 के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए को ए की पावर 2 को इधर ले जाएंगे और डी टी को इधर ले जाएंगे, फिर कंसेंट्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे दोनों वाले टर्म को, तो इधर माइनस के टी हो जाएगा, डी टी इंटीग्रेट होकर टी हो जाएगा, और यहाँ पे 1/a² इंटीग्रेट होकर -1/a बचेगा। ए नोट से ए के लिए करेंगे तो यहाँ पे -1/a प्लस 1/a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे k इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/t ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/a नॉट। ठीक है, अब ये इसको आप चेक भी कर सकते हो जो ऊपर एक जनरल टर्म था उससे, कि 1/n-1 इंटू टी, n-1 इंटू टी, एन की अगर 2 रखोगे तो वहाँ पे 1/t आ जाएगा, ब्रैकेट में 1/a की पावर n-1 माइनस 1/a नॉट n की पावर n-1। ठीक है, तो ऊपर n-1 a के ऊपर करोगे तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, पहले ए टी है फिर बाद में ए नॉट है। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ के बारे में। तो हाफ लाइफ हमें पता है कि प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 1 - n के, तो अगर आप यहाँ पे n की जगह 2 रखोगे तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/a के। ठीक है, तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला आया वो आया 1/k 1/a माइनस 1/a नॉट। इसी वाले फॉर्मूले से k को इधर भेज दिया, t को इधर भेज दिया, तो उसी वाले फॉर्मूले से आ गया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है 1/a नॉट के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर हो सकता है, हमने बोला कि एक्सपेरिमेंटल है तो ये आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो जैसे H2 और Br2 है ना, तो ये 2HBr बना रहा है, तो यहाँ पे रेट हमने क्या लिखा, K H2 की कंसेंट्रेशन Br2 की कंसेंट्रेशन, और यहाँ पे Br2 की पावर 1/2y एक्सपेरिमेंटल है भैया। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे, 1 + 2 + 1 तो 3/2 आ गया। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन के बाद सीडो ऑर्डर रिएक्शन पे। तो सीडो ऑर्डर रिएक्शन में होगा क्या कि इनकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होगी पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, मतलब पानी वाला केस। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो एक से ज़्यादा टकरा रहे हैं, पर मैंने बोला था ना कि अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसको रेट लॉ में नहीं लेते हैं। तो जैसे अब हमने एस्टर को पानी में लाया तो हमने पानी की जो कंसंट्रेशन पे वो पावर पे 0 पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आया, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी तो यहाँ पे थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 ही रहेगी। तो ऐसी रिएक्शन को सीडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, तो शुगर केन में भी अपने पानी डाला, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही आएगी यहाँ पे। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मान लो ए से कोई प्रोडक्ट बनना है बी और ए से कोई प्रोडक्ट बनना है सी, तो ए से बी के लिए यहाँ पे आपका K1 है रेट कांस्टेंट, ए से 2 के लिए आपका ए से सी के लिए K2 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखोगे, दो इक्वेशन है, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा K1 टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे 1 पे डिपेंड कर रही है, और इधर K2 टाइम्स ऑफ ए। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ पैरेलल रिएक्शन के केस में क्या होगा कि ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो K1 टाइम्स ऑफ ए प्लस K2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अब पावर 1 ही रहेगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर हमें वहाँ पे ऑर्डर दिया हो। और इसके अलावा हमें ये अगर ये पता करना है कि परसेंटेज बी कितना बना है, परसेंटेज सी कितना बना प्रोडक्ट में, तो हमें K1 अगर बी पूछना है तो उसका K1 है रेट कांस्टेंट, तो K1/K1 + K2 × 100
और अगर परसेंटेज सी के लिए K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, ठीक है। फिर अगर कंजिक्यूटिव रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, ए से बी का K1 है, बी से सी का K2 है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन K1 और K1 किससे बना, K1 के लिए रिएक्टेंट ए हो जाएगा और K प्लस K2 के लिए रिएक्टेंट बी हो जाएगा। वहाँ पे दोनों जगह ए था, यहाँ पे एक तरफ ए एक तरफ बी रेस्पेक्टिवली है। फिर हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारा एक फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या होगा, एक बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होगा। ऐसी रिएक्शन में ही कई बार इक्विलिब्रियम भी आता है, कई बार आ ही जाता है अगर कंडीशंस वैसी हों, क्लोज्ड कंटेनर वगैरह हो तो अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आप लिखोगे तो आप रिएक्टेंट आपका KF आएगा और रिएक्टेंट में N2O2 आ जाएगा, अगर O4 आ जाएगा, माइनस KB और NO2 की पावर 2 आ गया, क्योंकि वहाँ पे कोफिशिएंट का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा नेट रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम एक और टर्म चेक कर सकते हैं कि 1 अपॉन कोफिशिएंट इंटू डी कंसनट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/2 dNO2 अपॉन dt, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे साइड में देखते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर आपका NO2 से O2 हो रहा है तो वो आपकी फास्ट रिएक्शन होगी, CO2 से O2 बनना है तो आपकी स्लो रिएक्शन होगी। तो रिएक्टेंट के नेचर पे भी हमारा और प्रोडक्ट पे भी हमारा डिपेंड करता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं फैक्टर, ये हमें बाद में पढ़ना चाहिए था क्योंकि ये फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का पार्ट है। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होती है, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे हम देख के आ रहे हैं, टेम्परेचर पे देख के आ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर पे आपका K कांस्टेंट जो था वही चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बदलते हैं तो हर 10 केल्विन पे या हर 10 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा अगर हम 10 है उसका तो वो जनरली 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 टाइम्स हो जाता है। इसका एक रफली फार्मूला भी है कि खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फार्मूला इग्नोर कर सकते हैं। फिर वैसे लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू R इंटू एन डेल्टा T अपॉन 10। हाँ, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, मान लो डेल्टा T आपका 10 है तो 10 की पावर 10 अपॉन 10 1 हो गया, तो यानी कि 1 टाइम्स बढ़ी। अगर 20 हो गया तो 2 टाइम्स बढ़ी, है ना। एन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात करी है तो एन आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, आई एम वेरी सॉरी, एन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, एन आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा और 3 से कम होती है और जनरली इसको 2 लेते हैं, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा ना हर 10 डिग्री चेंज पे, तो एन की वैल्यू 2 होगी। अब हम इसके अलावा कैटलिस्ट पे भी रेट डिपेंड करता है, इसके अलावा सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसके अलावा लाइट पे भी डिपेंड करता है, FSR यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, ये लाइट पे डिपेंड करती है। इसके अलावा नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट कांस्टेंट पे कैसे होता है। तो मैंने बोला था ना कि टेम्परेचर बनाओगे तो आपका रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, ठीक है। तो अब तो इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू AE की पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो EA बाई RT की वैल्यू घटती है, लेकिन माइनस ऑफ EA बाई RT की वैल्यू बढ़ती है तो K की वैल्यू बढ़ती है। तो ओवरऑल हमें दिखता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे K की वैल्यू बढ़ती है और K की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा K इसका मतलब उतना ज़्यादा कंप्लीट होगी रिएक्शन आगे। तो अब यहाँ पे हमें एक जो हमें इक्वेशन हमने अभी देखी K इज इक्वल्स टू AE की पावर माइनस EA बाई RT, पर हमें यहाँ पे इसको याद रखना है ln K की फॉर्म में। तो ln K इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln, और इसको लॉग के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो लॉग K इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T प्लस लॉग A। अब इसकी आपको जो एक्चुअल फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि हमें 2 K को कंपेयर करना होगा, तो इसका फॉर्मूला आता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमें इसका y इज इक्वल्स टू MX प्लस C से ग्राफ बनाएंगे, तो log K के ऊपर रखेंगे, 1 अपॉन T को इधर रखेंगे, तो हमारा
जो स्लोप है वो -E/RT आ जाएगा और आपका जो कांस्टेंट है वो ln A आ जाएगा इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी के बारे में देखते हैं। तो कोलिजन थ्योरी जो है वो KTG पे बेस्ड है। सारे कोलिजन जो हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन ही आपके प्रोडक्ट को बनाते हैं। इफेक्टिव कोलिजन जो होते हैं 2 फैक्टर पे बेस्ड होते हैं, एक ओरिएंटेशन और एक एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें तो अगर आपकी ये ग्राफ अगर आपको समझ आ रहा है तो इसमें आपकी एक रिएक्टेंट की एनर्जी, एक प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, इसके बाद जो आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी है और उसे प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो सबसे रिएक्टेंट की एनर्जी से ऊपर तक जो हमें ले जाना पड़ा वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन एकदम बेस से ज़ीरो से अगर आप देखोगे तो उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, ऊपर तक की। तो आपकी जो, अगर आपको डेल्टा H समझ आता है, प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी, ये आपका डेल्टा H है, इससे ही आपको पता चलेगा कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी हमें रिएक्टेंट की एनर्जी से देखनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें ज़ीरो से देखनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें स्पीड समझ आती है कि ज़्यादातर जो आपके इफेक्टिव जो आपके हाई स्पीड है ना T2 पे, तो वहाँ पे आपके इफेक्टिव कोलिशन आपको देखने को मिल रहे हैं। डेल्टा N/N ऊपर है और इधर आपका टेम्परेचर का वो है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इफेक्टिव कोलिजन जो है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए E⁻⁻⁸ से। तो यहीं से फॉर्मूला आया K = A E⁻⁻BE/RT। अब E यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है इनिशियली जो एनर्जी थी रिएक्टेंट पे प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी फॉर इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन के लिए आपकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा तक नहीं पहुँचे तो फिर आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा 1 and 2। तो यहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो स्लोएस्ट स्टेप की देखनी होती है, हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की हमें देखनी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, इसके अलावा मैंने ले रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन नियरली मे और मे नॉट बी सेम। हाँ बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सेम हो, और जनरली ये नहीं ही होती है, क्योंकि अगर आपका रिएक्टेंट या तो कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे ही होते हैं, ये एकदम सेम लेवल पे कहाँ होते हैं। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन की हमेशा सेम ही होगी, हमेशा सेम ही होगी। अगले पेज पे आते हैं, रेडियो एक्टिविटी को देखते हैं। पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह होती है, तो यहाँ पे K को लैम्डा से डिनोट कर देते हैं। तो आपका लैम्डा = 2.303/T log N0/NT बेस 10 है यहाँ पे, और T हाफ की वैल्यू यहाँ पे 0.693 हो जाएगी। यहाँ पे हाफ टाइम की जो होगा आपका उसकी 0.693/K हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पे टाओ क्या है। टाओ मतलब एवरेज लाइफ टाइम एट विच इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम 1/E टाइम्स, यानी कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो 1/E टाइम्स जब हो गई तो उसको हम बोलेंगे टाओ। तो टाओ की वैल्यू होती है 1.4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, यानी कि जब 1.4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ हो जाते हैं तो टाओ आ जाता है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट ऑर्डर का जो आपका फॉर्मूला एक आपको समझ रहा होगा कि ln AT = ln A0 - KT है ना। तो इसको हम 2.303 वाली फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, वरना हमने K का फॉर्मूला याद किया ही हुआ है 2.303/T log N0/NT। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाला KT = ln A0/AT, इस वाले फॉर्मूले में अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि टाओ = 1/K के बराबर आ रहा है। एवरेज हाफ लाइफ जो है 1/K के बराबर आ रही है ना, और K = होता है 0.693/हाफ लाइफ। तो जब इसको हमने सॉल्व किया 1.693/हाफ लाइफ को, तो हमारे पास ये निकल के आया
टाउ इज इक्वल्स टू, क्योंकि 1/k के बराबर है तो k का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना टाउ, तो 1.44 टाइम्स ऑफ t½ आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि टाउ इज इक्वल्स टू 1/k हो गया, यानी कि k का रेसिप्रोकल टाउ है, और टाउ वो टाइम है जब रिएक्टेंट जो है वो आपका 1/e टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 1.4 टाइम्स ऑफ t½ और यहाँ पे हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है वो खत्म होता है।